यहां पर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फैजांस रूल। अब फैजांस रूल होता क्या है, इस बात को भी मैं एक बार प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों को ये मालूम है, क्या मालूम है सर, कि अगर माना मेरे सामने कोई कोवलेंट कंपाउंड हो। सर कोवलेंट कंपाउंड किसको कहते हैं, मैं बिल्कुल शुरू से बताता हूं। अगर हमारे सामने माना कोवलेंट कंपाउंड है, तो कोवलेंट कंपाउंड का मतलब होता है जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड हो। जल्दी से हमें तुम ये बताओ उदित, कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड होगा ये कैसे जानेंगे, हाउ यू विल नो कि कोवलेंट बॉन्ड है। तो मेटेलिक कैटायन होगा और नॉन मेटेलिक एनायन होगा। हाँ हाँ हाँ, उसको कोवलेंट कंपाउंड बोलते हैं। उसको आयनिक बोलते हैं कि कोवलेंट बोलते हैं। आयनिक। कैटायन एनायन यहाँ कहाँ से हो जाएगा बेटा, अच्छी बात करने लगते हो। कोवलेंट बॉन्ड हम तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो, म्यूचुअल शेयरिंग हो। क्या ये आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया है, क्या बिल्कुल पढ़ाया गया है कि जब यस सर। जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। और कोवलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में होता है उनको बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। अब जो तुम जिसकी तुम बात कर रहे थे वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड का मतलब मेटालिक केटायन ये है। आयनिक बॉन्ड का मतलब ये क्या है, मेटालिक केटायन। एंड नॉन मेटालिक एनायन, नॉन मेटालिक एनायन ये क्या है, नॉन मेटालिक एनायन, क्योंकि नॉन मेटल से बना है। नॉन मेटालिक एनायन इसको बोलते हैं। अब यहां पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज आयनिक बॉन्ड। पहले दोनों बॉन्ड में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ लो, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। कोवलेंट कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कैटायन और एनायन के बीच में लगता है, कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। एक्चुअली मैंने दोनों टर्म पैरेलल ले लिए ना, इसलिए शायद कंफ्यूज हो रहे हो। मेरा केवल ये कहना है कि कभी कभी कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर आ जाता है, कभी कभी कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक नेचर आ जाता है, या फिर कह सकते हो कि पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या हो, डिफरेंस हो, तब ऐसा होता है जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस हो। जैसे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो हल्का सा निगेटिव हल्का सा पॉजिटिव, ये अलग केस है। इट इज द समथिंग अदर केस। ये फजान रूल नहीं, फजान रूल तो आयनिक कंपाउंड में लगता है। लेकिन मैं थोड़ा बैक में कंपेयर करा रहा था कि तुम देख रहे हो कि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक नेचर आ जाता है। सिमिलरली कभी कभी तुमको यह भी देखने को मिलेगा कि कंपाउंड अगर आयनिक है तो उसके अंदर कोवलेंट नेचर भी आ जाता है। मतलब कंपाउंड होगा आयनिक, आयनिक का मतलब Na+Cl-, लेकिन उसके अंदर कोवलेंट नेचर आ जाएगा। अब सर ये नेचर आ जाने का क्या मतलब है, नेचर आ जाने का मतलब उसकी प्रॉपर्टी शो करना चालू कर देंगे। आयनिक कंपाउंड की बहुत सारी प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी, जैसे कौन कौन सी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं याद दिलाऊं। आयनिक कंपाउंड हार्ड होते थे, आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते थे, आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते थे, आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी मोल्टन के अंदर होती थी। इट इज द प्योर आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट में जब तुम जब जाओगे तो कोवलेंट का नेचर अलग हो जाएगा। कोवलेंट के जो कंपाउंड होते हैं वो जनरली प्योर आयनिक नहीं होते हैं, उनके अंदर कैटायन एनायन का उतना अच्छा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है कि प्योर आयनिक नेचर का है। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो पोलर मीडियम में नहीं डिजॉल्व होते हैं, मतलब वाटर के अंदर जनरली डिजॉल्व नहीं होते कोवलेंट ज्यादातर। लेकिन तुम यही देखोगे कि कंपाउंड है तो आयनिक, कंपाउंड है आयनिक, लेकिन उसके अंदर आ कौन सा नेचर जाएगा, कोल्ड नेचर। मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे जैसे मैं तुमको एक बात बोलना चाहता हूं क्या, कि जो कोवलेंट कंपाउंड है, समझिएगा मेरी बात शायद इससे समझ में आ जाए। जैसे जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, कोवलेंट कंपाउंड वो डिजॉल्व होते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं किसके अंदर, दे डिजॉल्व इन नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट। वो किसके अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसे, जैसे कि मैं बात करूं बेंजीन, जैसे कि मैं बात करूं एसीटोन, ये कुछ लिक्विड हैं जिनके अंदर कौन डिजॉल्व होता है, कोवलेंट कंपाउंड डिजॉल्व होता है। आयनिक नहीं डिजॉल्व होते हैं। आयनिक जो होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर के अंदर नहीं डिजॉल्व होते हैं। मतलब तुम नमक ले लो, नमक मतलब NaCl जो कि आयनिक कंपाउंड है, और तुम चाहो कि वो बेंजीन में डिजॉल्व हो जाए, तुम चाहो वो एसीटोन में डिजॉल्व हो जाए, नहीं डिजॉल्व होगा। क्यों नहीं डिजॉल्व होगा, क्योंकि वो आयनिक था। आयनिक नॉन पोलर में नहीं डिजॉल्व होते हैं। लेकिन तुम देखोगे कि कभी कभी कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, लिथियम क्लोराइड।
लिथियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड ही है, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुआ है। लिथियम ने लूज किया है, क्लोराइड क्लोरीन ने गेन किया है। ये है आयनिक, लेकिन आयनिक होने के बावजूद भी ये डिजॉल्व हो जाता है नॉन पोलर के अंदर। ये डिजॉल्व हो जाता है नॉन पोलर के अंदर, डिजॉल्व इन नॉन पोलर। आप कहो सर क्यों डिजॉल्व हो जाता है? आयनिक तो डिजॉल्व नहीं होते नॉन पोलर के अंदर। मतलब आयनिक तो नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होते, और ये आयनिक है तो फिर क्यों डिजॉल्व हो गया? ये इसलिए डिजॉल्व हो गया क्योंकि ये था तो आयनिक, ये था तो आयनिक, लेकिन इसके अंदर कौन सा करेक्टर आने लगता है? इसके अंदर कोवलेंट नेचर आने लग जाता है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में तुम देखो कि जनरली कभी कभी कुछ लड़के होते हैं जो जनरली लड़के हैं, लेकिन कभी कभी टिकटॉक बनाने की वजह से उनके अंदर प्रॉपर्टी बदलने लग जाती है। ऐसा कभी तुम नहीं देखे होगे, ठीक है? तो जनरली होने लग गया। अब वैसा ही कंपाउंड आयनिक है, लेकिन उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आने लग गई? कोवलेंट प्रॉपर्टी आने लग गई। अब ये कोवलेंट प्रॉपर्टी क्यों आती है, पहले इस पे हम बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट प्रॉपर्टी क्यों आती है। सबसे पहले हम इसकी बात करने जा रहे हैं। उदित यहां तक समझ में आ रहा है बेटा, जितना बोला? यस सर, अब बिल्कुल आ गया, सही से। ठीक, अब समझा रहा हूं, देखो अब आगे समझाता हूं। अब हमारे सामने टास्क क्या है? हमारे सामने टास्क ये है कि भैया इस आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट नेचर कैसे आया? था तो आयनिक, इसके पीछे रीजन समझो। एक्चुअली तुम लोगों को पता है प्यारे बच्चा, क्या पता है? कि कैटायन का साइज छोटा होता है, कैटायन का साइज स्मॉल होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है। तो ये मैं यहां पर एनायन का क्या बना दे रहा हूं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दे रहा हूं। अब बच्चों के मन में आएगा सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या बला है, ये कौन सा नाम ले लिया आपने? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब होता है कि भैया कोई भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन तो होते ही है ना, वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ सेल में प्रेजेंट होते हैं। उसी सेल को 3D फॉर्म में हम क्लाउड की फॉर्म में समझ सकते हैं। जो उसके एटम के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हैं। अब समझना कि जब कभी भी, आप ये नहीं कि हर आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंट नेचर आएगा, ना ना ना, कुछ के अंदर। और वो कुछ में क्या खास बात होनी चाहिए? कि जब व्हेन कैटायन इज, जब कैटायन मेरा बच्चा बहुत स्मॉल साइज का होता है वेरी स्मॉल साइज। जब कैटायन थोड़ा स्मॉल साइज का होता है तो उसके अंदर पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। उसके अंदर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। सर व्हाट इज मीन बाय पोलराइजिंग पावर? पोलराइजिंग पावर मीन्स power to attract, power to attract electron cloud, power to attract electron cloud toward itself, towards itself। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, उसी को मेरा प्यारा बच्चा हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। वो कब होता है ज्यादा? जब कैटायन का साइज छोटा हो। तो यहाँ कैटायन का साइज क्या था? छोटा। तो ये करेगा क्या? ये करेगा क्या? ये इसके क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने लगेगा थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा थोड़ा इसको अपनी तरफ खींचने लगेगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने लगेगा तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के बीच में क्या होने लगा है? शेयर, एक तरीके से शेयर होने लगा। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप होती है? कोवेलेंट प्रॉपर्टी। रीजन लोग यही बोलते हैं, ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिटवीन द कैटायन एंड एनायन। इस वजह से आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा नेचर आने लग जाता है? कोवेलेंट नेचर डेवलप हो जाता है। अब यही देखो, ये फजान रूल में यही चीज बना हुआ है, यहां पर ध्यान समझो, समझ में आ जाएगा। अगर आप इस फजान रूल को यहां पर देखो तो ये कैटायन था, ये एनायन है। अब इस कैटायन ने क्या किया? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खींचना चालू किया। जैसे इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा इसने, तो इससे यहां पर क्या डेवलप हो गया? कोवेलेंट नेचर डेवलप हो गया। अब कितना कोवेलेंट नेचर डेवलप होगा ये डिपेंड करेगा कुछ बातों पे। कौन सी बातों पे? देखो यहां लिखी है, यहां पर साफ साफ लिखा है कि जो कोवेलेंट करेक्टर है ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कोवेलेंट नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। मतलब कैटायन की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की पावर होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर आएगा। सीधी सी बात है भाई, ये जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होगा उतनी ही क्या आएगी? कोवेलेंट नेचर आएगा। लिखा तो वही है, स्टेटमेंट पढ़ो। काफी अच्छा एक नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन,
1 मार्क में कई बार पूछा जाता है स्कूलों में, इस पे ध्यान रखिएगा। सीधे बोल देते हैं एक्सप्लेन द फैजान रूल। तो जब पूछेंगे फैजान रूल क्या होता है, कहोगे कि कोलेंट करेक्टर जो है ना किसी भी आयनिक कंपाउंड का, केवल कोलेंट करेक्टर ना लिखना, किसका, आयनिक कंपाउंड का। अब ये अपोजिट है लेकिन आने लगता है कोलेंट नेचर कब, कोवेलेंट करेक्टर जो होता है आयनिक कंपाउंड का वो प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन के। कैटायन की पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा है उस आयनिक कंपाउंड के ऊपर कोवेलेंट नेचर उतना ही ज्यादा आएगा। दिस रूल इज नोन एज फजान्स रूल। देखिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो इसकी केवल डिफिनेशन आती है, लेकिन जितना मैं देखता हूं आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप इस बात को भी थोड़ा दिमाग में बना के रखो, इस चीज को भी याद रखो। क्या याद रखना है कि पोलराइजिंग पावर जो कैटायन का है वो चार्ज ऑन कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली, कैटायन अगर छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और चार्ज जितना ज्यादा होगा। एक में और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं, एक इसमें मैं और एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहा हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ये क्वेश्चन कब काम आते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊं यहां पर कुछ, माना किसी ने एक क्वेश्चन दिया, लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन दोनों में बताओ कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर किसमें ज्यादा है, विच है हाई कोवेलेंट नेचर, किसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, समझना। अब इन दोनों में कोवेलेंट नेचर किसका ज्यादा होगा, इसका। मैंने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि अगर तुम ये देखो एक ग्रुप की बात करो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो हमको बताओ लिथियम का साइज छोटा है कि सोडियम का साइज छोटा है, बताओ कोई लोग। लिथियम का साइज छोटा है सोडियम का छोटा है। लिथियम वेरी गुड, तो सभी लोगों को पता कि सोडियम का साइज छोटा है। लिथियम का सर बोला लिथियम का छोटा लिथियम है। का साइज लिथियम का, छोटा अब है। सही है लिथियम का, क्योंकि नीचे आने पे तो साइज बढ़ता था ना, जब नीचे आने पे साइज बढ़ता था मतलब लिथियम का साइज स्मॉल होगा। मतलब यहाँ पर कैटायन का साइज छोटा है, और तुम क्या देख रहे हो कि जितना कैटायन स्मॉल होगा, देखो यहाँ पर साइज ऑफ कैटायन, कैटायन जितना स्मॉल होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा आएगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर आएगी उतना ज्यादा कोवेलेंट नेचर। एक नंबर में ऐसे आ जाता है कंपटीशन में कभी कभी क्वेश्चन। और चलो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, चलो एक दो क्वेश्चन बनाता हूँ। माना तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि चार्ज की बात कर दे, जैसे मैं कहूं लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन दोनों में किसके अंदर कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, कोवेलेंट नेचर किसमें ज्यादा होगा। या तो मैं इसको थोड़ा सा ओ बदल देता हूँ, ओ बदल देता हूँ जिससे थोड़ा, अभी अभी रुक जाओ, माना मैं यहां पर लिख दूं MgCl2। अब अगर मैं पूछूं कि कोवेलेंट नेचर किसमें ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे कि MgCl2 के अंदर। अब ऐसा क्यों बोला तुमने, क्योंकि अब यहां पर अगर तुम देखो साइज, अगर देखो तो लिथियम यहां पर आ जाता है बेरिलियम और मैग्नीशियम। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आने लगेगा, तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। मैं थोड़ा दूसरा रीजन बताना चाह रहा था कि चार्ज कंपेयर कर लो कैटायन का, किस पे ज्यादा चार्ज है, लेकिन अभी आप चार्ज को कंपेयर मत करो, अब नॉर्मल तरीके से करो। हम एक दूसरा तरीका बताना चाह रहे हैं, साइज ऑफ कैटायन देख लिया, आप चार्ज के प्रोपोर्शन होता है, मतलब आप ध्यान रखना, बाकी जब क्वेश्चन आने लगेंगे तो मैं खुद ही आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे अगर कर ही रहे तो कर ही लो, देखिए किसको पता है, कौन बता पाएगा। लिथियम क्लोराइड के अंदर ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा कि लिथियम आयोडाइड के अंदर, किसके अंदर मोर कोवेलेंट नेचर होगा, किसके अंदर कोवेलेंट नेचर ज्यादा हो, बताओ इन दोनों में से, देखिए कौन बता पाता है। लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड बिल्कुल सही, स्मिता सही है, क्यों। सर चार्ज क्योंकि ज्यादा पीरियड होगा में आयोडाइड। ग्रुप में नहीं नहीं नहीं, चार्ज तो नहीं, चार्ज तो क्लोराइड में भी -1 होता है, आयोडाइड में भी -1 होता है, चार्ज तो दोनों से। तो ग्रुप में डिक्रीज। गलत रीजन, और कोई। देखो लिथियम, आयोडाइन का साइज ज्यादा साइज होता है। बड़ा होता है। हाँ आयोडाइड का साइज बड़ा है, क्योंकि तुम यहां पर अगर देखो तो कैटायन को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि लिथियम में तो साइज सेम होगा, इस पे भी चार्ज +1 होता है, इस पे भी +1 होता है, क्योंकि पहला ग्रुप है। लेकिन अगर इसका एनायन देखो तो एनायन चेंज है, इसका Cl- है, इसका आयोडाइड आयन है। और तुम अगर देखो तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है, आयोडीन का साइज बड़ा है, और तुम क्या देख रहे हो, साइज ऑफ एनायन, एनायन के साइज के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनायन जितना बड़ा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा।
इस वजह से कोवलेंट नेचर लिथियम आयोडाइड में ज्यादा होगा। देखिए ये कंपैरिजन इस तरीके से बोर्ड में बहुत कम आता है, लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप करो। कैटायन जितना छोटा होगा, कैटायन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, कोवलेंट नेचर और पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। एनायन का साइज जितना बड़ा होगा, कोवलेंट नेचर उतना ज्यादा होगा। ये फैजान रूल की एप्लीकेशन आप एक तरीके से समझ सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। बाकी छोटी छोटी बातें सब लिखी हैं कि कोवलेंट नेचर साइज ऑफ एनायन के प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजिंग पावर जो होता है वो क्या होता है, एबिलिटी, स्टेबिलिटी नहीं, एबिलिटी, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की जो पावर होती है। जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट इज डिपेंड ऑन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी, ये तो बाद की बात करेंगे, इट इज अनदर पार्ट, इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक। अब ये क्वेश्चन भी याद रखो, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं कई बार देखा हूं पूछते हुए कि बताओ कोवलेंट नेचर और आयनिक बॉन्ड में कौन डायरेक्शनल होता है। तो याद रखना कि कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक जो होते हैं वो डायरेक्शनल नहीं होते। ऐसा क्यों? अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड कहीं भी बनाऊं तो कोवलेंट बॉन्ड में तुम देखते हो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर आप देखो तो वो कोई ना कोई एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल माना जाता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड में देखो तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में केवल अट्रैक्शन फोर्स है। ये पूरा इसका पूरा क्लाउड इसके पूरे को अट्रैक्ट करता है, और जब पूरे को अट्रैक्ट करता है तो प्रॉपरली डायरेक्शनल नहीं बोल सकते इसको, इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसको याद रखना, आप चेक करो कहीं ना कहीं कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट, मेडिकल, यूपीटीयू, इनके कई सारे एग्जाम में ये कई बार आया है, सेम टू सेम, बस केवल टिक करना है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि बताओ आयनिक कंपाउंड आर डायरेक्शनल और नॉट डायरेक्शनल, करेक्ट स्टेटमेंट। तो याद रखना कि कोवलेंट जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इस चीज को अच्छे से याद रखिए। फैजान रूल के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक नई हेडिंग है, इट इज नोन एज लैटिस एनर्जी, ठीक है। मैं लैटिस एनर्जी को आता हूं नेक्स्ट टॉपिक के बाद, क्योंकि उससे ये रहेगा कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लूंगा, छूटेगा नहीं। पहले इस पे आते हैं। इस टॉपिक को हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। अच्छा, क्या मुझे कोई बता सकता है कि डाइपोल क्या होता है? कभी किसी ने नाम सुना हो डाइपोल? किसी ने कहीं नाम सुना है डाइपोल? सर 2 पोल्स। डाई का मतलब ठीक है, सही, डाई का मतलब 2 हो गया, पोल्स का मतलब यहाँ चार्ज, याद रखना। एक्चुअली जब तुम क्लास 12th में आओगे तो फिजिक्स में भी ये टर्म बहुत यूज होता है। डाइपोल हम एक सिस्टम को कहते हैं जब दो अपोजिट चार्ज, जैसे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, देखो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्यू क्यू ही हमने लिखा है, माना +2 कूलम -2 कूलम, और चार्ज भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्मॉल चार्ज होना चाहिए। जब दो स्मॉल चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हूं, जब दो स्मॉल चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हूं, तो जब दो स्मॉल चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों तो हम इस सिस्टम को क्या नाम देते हैं मेरा प्यारा बच्चा? इस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। समझे क्या हुआ मतलब डाइपोल का? डाई का मतलब दो, पोल का मतलब चार्ज। जब दो स्मॉल चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो तो उसको कहते हैं डाइपोल। डाइपोल दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हो। तो ये डाइपोल मूवमेंट क्या हुआ? डाइपोल मूवमेंट एक क्वांटिटी को कहते हैं। जैसे तुम लोगों नहीं पता कि काइनेटिक एनर्जी ½ m², मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही कहा गया कि डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रोडक्ट है एनी ऑफ द चार्ज। आप यहां डाइपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करोगे? म्यू से रिप्रेजेंट करोगे। डाइपोल मोमेंट जो होता है, कोई भी एक चार्ज ले लो, कोई भी एक चार्ज, और तुमको मैग्नीट्यूड लेना है, आपको पता है कि ये साइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, कोई भी चार्ज उठा लो, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, हमने कहा हमारा डिस्टेंस है d, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म आ रहा है, इसी टर्म को ही हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। और इसी को तुम डिफिनेशन भी बोल सकते हो। आप खुद देखो कैसे डिफिनेशन बोलोगे। आप कहोगे कि डाइपोल मूवमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो ये लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी भी डाइपोल का एक चार्ज और उनके बीच में जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में, उसके मल्टीप्लीकेशन को डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे। अगली बात, यूनिट पे आ जाओ। यूनिट क्या होता है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो या तो तुम यूनिट में कूलम मीटर लिखो, देखो ये लिखा है कूलम मीटर,
नहीं, कूलम मीटर को एक नाम और देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, डिबाई, इसको डिबाई बोलते हैं। एक नंबर में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो तुम क्या लिखोगे, डिबाई या कूलम मीटर, ठीक, दोनों सही है। अब डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे लिखा है नीचे एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भाई कोई डायरेक्शन भी होगी, चलो मैं इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता हूं। अगर तुम्हारे सामने ये है डाइपोल, दो अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, दैट इज नोन एज डाइपोल, इट इज अ डाइपोल, टू स्मॉल चार्ज केप्ट फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस, इट इज अ डाइपोल। अब इस डाइपोल में डाइपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ हेड और इसकी तरफ टेल। अब आपको सॉरी यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कहां से आ गई, समझो, एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक। मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं HCl, HCl ले लूं एग्जांपल, तुम लोगों ने क्या देखा था, HCl पे क्या डेवलप हो जा रही थी, पोलैरिटी डेवलप हो जा रही थी कि नहीं, क्यों पोलैरिटी डेवलप हो जा रही थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर अट्रैक्ट हो रहे थे क्लोरीन की तरफ। क्यों क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, और ये जो है ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब क्लोरीन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे हल्का सा क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन उधर गए, थोड़ा सा जब इलेक्ट्रॉन उधर गए तो निगेटिव चार्ज आ गया, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी तो डाइपोल है, एक्चुअली में क्या ये डाइपोल नहीं, बिल्कुल ये भी डाइपोल है, क्योंकि हल्का सा निगेटिव हल्का सा पॉजिटिव, क्योंकि जितना उधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना इससे दूर जाएंगे, तो जितना इस पे निगेटिव आएगा उतना इस पे पॉजिटिव आएगा। अगर हम इस डाइपोल को देखें तो इस डाइपोल में तुम देखोगे कि रिप्रेजेंट किधर करते हैं, जिधर निगेटिव चार्ज आता है, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए मैंने देखो ये वर्ड भी बोला था। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसकी तरफ हेड करते हैं डाइपोल के प्रेजेंटेशन में, और दूसरी तरफ टेल करते हैं, ये याद रखिएगा। डाइपोल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब जैसे वेक्टर जोड़े जाते हैं वैसे इसको वो जोड़ा जाएगा। अब आते हैं मुद्दे, मुद्दा ये कि सर आप इतनी बातें तो बाद में करिए, आप हमको ये बताइए क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो यहां से तो क्वेश्चन दो बनते हैं, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन और यूनिट। डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज ऑफ डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। यूनिट क्या होती है डाइपोल मोमेंट की, कूलम मीटर और डिबाई, ये इसकी यूनिट होती है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। एक बात समझ भी लो कि जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा, खुद समझो, बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा तो इस पे चार्ज आएगा, खुद समझो, जितना ज्यादा पोलैरिटी आएगी मतलब उतना ज्यादा चार्ज आएगा, और जितना ज्यादा चार्ज आएगा डाइपोल मोमेंट भी तो उतना ज्यादा होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी, ये रूल यहां पर बहुत काम का चीज निकला है यहाँ पे, कि भैया जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, कंपाउंड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा उस पर डाइपोल मूवमेंट आएगा। डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी। यही देखो यहां समझाया गया, HCl का एग्जांपल जो मैंने उधर समझाया था, HCl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हल्का सा नेगेटिव, इस पे हल्का सा पॉजिटिव, एक डाइपोल हो गया। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और वो पोलैरिटी को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि तुम अगर दो कंपाउंड देखो, जिसका जो ज्यादा पोलर होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा, और यू कैन से जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसके अंदर पोलैरिटी भी ज्यादा आएगी। अब मैं इस पे क्वेश्चन कैसे बना सकता हूं, समझो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां पे समझो, कह रहा है कि बताओ CO2 जो होता है ये नॉन पोलर क्यों है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्वियस चीज आ सकता है कि बताओ CO2 जो होता है वो नॉन पोलर क्यों होता है। तो एक बात समझो कि डाइपोल मोमेंट तो पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर रूल नंबर 1 क्या निकल के आया, रूल नंबर 1 ये निकल के आया कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा लगभग लगभग, वो कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो वो नॉन पोलर। यहां पर आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, CO2 को नॉन पोलर प्रूफ कैसे करोगे, CO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे, बना दिया स्ट्रक्चर। अब इसमें डाइपोल मूवमेंट को प्रेजेंट करो, कार्बन और ऑक्सीजन में, बताओ सर। बोलो अस्मिता, क्या बोले बेटा,
देखिए आवाज नहीं आ रही। हमें कोई एक लोग ये बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो डाइपोल क्रिएट होगा उसमें डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। यस। अच्छा, इन दोनों में डाइपोल मोमेंट किधर रिप्रेजेंट करोगे? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब दोनों सेम है। आप देख रहे हो कि जब दो वेक्टर सेम हो, 5 न्यूटन का इधर, मतलब 5 मैग्नीट्यूड का इधर और 5 का इधर, तो वो 0 आ जाता है। तो वैसे ही आप डायग्राम बना के देखोगे, डायग्राम बना के दिखाओगे और लिखोगे कि एज वी कैन सी हियर कि डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट ये जो है वो कितना है? 0 है। नेट डाइपोल मूवमेंट 0 है, दैट्स वाई, इस वजह से, दैट्स वाई CO2 इज नॉन पोलर। इस वजह से CO2 जो होता है वो नॉन पोलर होता है। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताता हूं, चलो। एक ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझ लो कि जिसका डाइपोल मूवमेंट लगभग लगभग 0 होता है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं। मतलब तुमसे कोई पूछ ले कि एप्लीकेशन बताओ क्या होता है, तो आप इसे एप्लीकेशन भी बना सकते हो। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछना कैसे चाहता है। माना कोई कहे कि भैया तुम हमें बताओ एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन किसकी? डाइपोल मूवमेंट की। तो क्या एप्लीकेशन लिखोगे? पहला, टू कंपेयर पोलैरिटी। हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, पोलैरिटी कंपेयर कर सकते हैं, सीधी बात है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। दूसरा रूल कि टू चेक सिमेट्री ऑफ कंपाउंड, टू चेक सिमेट्री या फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना। टू प्रिडिक्ट लिख सकते हो, अंदाजा लगाना। अंदाजा लगाने का मतलब कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल है। एग्जांपल देता हूं, जैसे हम कहें CCl4, जैसे हम कहें CCl4, CCl4 नॉन पोलर भी होता है, ये नॉन पोलर भी होता है और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी रखता है। ये नॉन पोलर भी होता है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी रखता है। इसका मतलब कैसे पता चला? देखो, अगर तुम CCl4 का स्ट्रक्चर बनाओ तो देखोगे यहां पर कार्बन बीच में होता है, कार्बन यहां बीच में आया। अब कार्बन जब यहां पर बीच में आया तो यहां पर देखो आप Cl बना देते हैं। देखो समझो, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे, एक Cl यहां पे, ठीक है? 4 Cl आ गए। अब जब ये 4 Cl आ गए तो यहां पर बॉन्ड को कैसे बनाओगे? कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? बॉन्ड का मतलब डाइपोल मोमेंट, ये। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ये। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? क्लोरीन। तो इसकी वजह से होगा क्या? इसकी वजह से ये होगा कि इन ये दो डाइपोल, देखो ये दो वेक्टर ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो दो वेक्टर हैं ये ऐसे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और तुम देख रहे हो कि जब यार ये कैंसिल आउट हो गए तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आया? नेट डाइपोल मोमेंट 0 आया। और नेट डाइपोल मोमेंट 0 आया, इसका मतलब ये नॉन पोलर भी होगा और सिमेट्रिकल भी होगा। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ना होता तो 0 ना आता, कैंसिल थोड़ी होता भाई। अगर वेक्टर बिल्कुल सिमेट्रिकल ना होते तो एक दूसरे के अपोजिट आते नहीं, आते नहीं तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता नहीं, 0 ना आता। तो आप डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो उससे दो बात निकाल पाते हो। कौन कौन सी दो बातें? कि पहली बात कि वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, दूसरी बात वो नॉन पोलर नेचर का है। अब एक बड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताओ NH3 और NF3 का डाइपोल मोमेंट हमें कंपेयर करो कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। Why the dipole moment of NH3, why the dipole moment of NH3 is greater than NF3? स्ट्रक्चर तो एक ही जैसे है, बना देता हूं स्ट्रक्चर भी। कहना ये है, देखिए आप एक्सप्लेन जो करोगे वो स्ट्रक्चर बना के ही करोगे एक्सप्लेन। NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। NF3 का स्ट्रक्चर देखो, NF3 का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, फ्लोरीन 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 और एक लोन पेयर होता है। ये कई बार स्कूल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर देखना पेपर कभी भी होगा तो ये क्वेश्चन कई बार देते हैं। सर मैं बताऊं? बताओ इसमें। सर फर्स्ट वाले में सारे तीनों H का डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ होगा, तो और सेकंड वाले में सबका अलग अलग चला चुप जाएगा। रहो। ठीक है, सही है। लेकिन देखो
कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन इसमें एक चीज समझो कि इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्या कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो डाइपोल मूवमेंट इधर बन गया, इसमें डाइपोल मूवमेंट किधर बन गया? इधर। लेकिन तुमने डाइपोल मूवमेंट बोले 3, लेकिन 3 नहीं होते। एक डाइपोल मूवमेंट होता है बिटवीन द नाइट्रोजन एंड लोन पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट। ये एक अलग तरीके का डाइपोल मूवमेंट, आपको लिखना उतना नहीं, बस बता रहा हूं। क्योंकि लोग मानते ये हैं कि जो एटम है और जो लोन पेयर है, इधर डेंसिटी ज्यादा है, इधर ज्यादा निगेटिव चार्ज, इधर कम पॉजिटिव है। तो लोगों का ये मानना है कि एक डाइपोल मूवमेंट ऐसे होता है। किताबों में नहीं लिखा है, तुम रेफरेंस पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, उसमें ऐसा नहीं लिखा है। तो खाली बस वो बना दिए हैं डायग्राम में। आप भी डायग्राम बना दीजिए, काम चल जाएगा। इसमें देखते हैं डाइपोल मूवमेंट, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो डाइपोल मूवमेंट फ्लोरीन की क्लोरीन। तरफ। इसमें भैया फ्लोरीन की तरफ डाइपोल मूवमेंट, इसमें डाइपोल मूवमेंट किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ। और एटम और लोन पेयर में किसकी तरफ होता है? लोन पेयर की तरफ। अब हम तीनों को देख करके, कोई और नहीं बोलेगा, मैं जैसे पूछूं दीपांशु बताओ, अनुषा या दीपांशी, इन दोनों में तुम्हें क्या लग रहा है कि वेक्टर किसमें ज्यादा होंगे? मतलब ओवरऑल वेक्टर की वैल्यू किसमें ज्यादा आएगी? 3 वेक्टर ऐसे हैं सर NH3 में। NH3 में, बिल्कुल सही। इसमें देखो क्या है कि वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं। देखो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, उसमें चारों वेक्टर एक ही तरफ है, तो रिजल्टेंट जब आएगा तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ही आएगा। इसमें इन तीनों का रिजल्टेंट इधर और इसका ऊपर, और इस वजह से कैंसिल होने लगेगा कुछ कुछ। तो इसमें क्या तुम लिखोगे? इसमें तुम पहले स्ट्रक्चर बनाओगे। जब भी कभी एक्सप्लेनेशन आए तो बिना स्ट्रक्चर बनाए तो करना ही मत क्वेश्चन। आप सीधे बोलोगे कि इन दोनों में से जो डाइपोल मूवमेंट है वो इसका ज्यादा है। क्या बोलोगे? कि डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम द स्ट्रक्चर वी कैन से डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन डाइपोल मूवमेंट ऑफ NH3। बस हो गया प्रूफ। अगर पूछ लेता पोलर कौन ज्यादा है तो NH3 ही ज्यादा पोलर हो जाता। मतलब मैं एक चीज और एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट NH3 का ज्यादा है, इस वजह से सो पोलैरिटी जो होगी, पोलैरिटी ऑफ NH3 विल बी ग्रेटर देन NH3। ठीक, ये भी समझ लो, क्योंकि जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाइपोल मूवमेंट कंपेयर करने दे सकता है या पोलैरिटी कंपेयर करने दे सकता है। तो ये क्वेश्चन समझ लिए। और क्वेश्चन समझाता हूँ, थोड़ा धीरे धीरे और समझाता हूँ। जब थोड़ा कॉम्पिटिटिव अप्रोच में आते हो तब क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। अब ये स्ट्रक्चर तुमको समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये बेंजीन जैसे कुछ स्ट्रक्चर है। अभी आप उतना समझो भी मत, बस इतना समझो कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन है, यहाँ ये कार्बन। अगर यहाँ डाइपोल मूवमेंट को तुम ध्यान से देखो तो इस कार्बन और क्लोरीन में से मैं डाइपोल मूवमेंट बनाता हूं, पहले समझो। इसमें डाइपोल मूवमेंट किसकी तरफ बनेगा? क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा किसकी तरफ बनेगा? क्लोरीन की तरफ। इसमें देखो डाइपोल मूवमेंट क्लोरीन की तरफ, डाइपोल मूवमेंट क्लोरीन की तरफ। हेलो बेटा अस्मिता कैमरा ऑन मत, माइक मत बंद रखो। जब कैमरा ऑन कर, माइक ऑन करती तो बीच सर में। ये गा रहे हैं, चिल्ला रहे ठीक, तो आप माइक बंद मत करिए, ठीक है? माइक बंद रखिए या तो उसको भगाइए। नहीं देखो, अब हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट कुछ ऐसे बन के आया, समझिएगा जरा। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट कुछ ऐसे बन के आया जी। अगर यहाँ पे तुम ध्यान से समझो जरा, तो ये तो पता ही है यार, डाइपोल मूवमेंट सबसे कम इसमें होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल 2 अपोजिट हैं। अब ये जो 2 बिल्कुल अपोजिट डाइपोल मूवमेंट है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। तो यहाँ नेट डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा? 0। तो सबसे कम तो इसी का होगा। तो इसी देखो, इस पोजीशन को एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं पैरा। जब दो एटम एक दूसरे के अपोजिट लगे हों, इस जगह को बोलते हैं अर्थो और इस जगह को बोलते हैं मेटा। तो बाद में समझ लेना क्यों कहते हैं, वो ऑर्गेनिक में मैं सिखाऊंगा, अभी यहाँ सीखने की जरूरत नहीं। बस इतना समझो कि बेंजीन जब बना हो, बेंजीन में अगर कोई एटम यहाँ लगा हुआ है और ये यहाँ कोई लगा है तो ये है अर्थो, और यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है ऐसे, तो उसको बोलते हैं मेटा। ये अर्थो है, ये मेटा है, और जस्ट अपोजिट को पैरा बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि सबसे कम डाइपोल मोमेंट पैरा का होता है, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गया। लेकिन इन दोनों को कैसे कंपेयर करें, इन दोनों को कैसे कंपेयर करें? तो इसका रूल क्या कहता है?
इसका रूल ये कहता है कि जो डाइपोल मोमेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल के। क्यों मैं ये भी सिखा रहा हूं क्यों। अब जिसका एंगल कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। मतलब इन दोनों में से एंगल अगर देखा जाए θ2 और θ1, तो अर्थों में एंगल कम है कि मेटा में कम है? कोई एक लोग बोलो, अर्थो और मेटा में से कोई भी एक लोग। अर्थो और मेटा में से एंगल किसमें कम है दो डाइपोल के बीच में? वैभव, दीपांशु। सर ऑर्थो में कम है। ऑर्थो में। हाँ अर्थों में कम है। तो अर्थों में अगर एंगल कम है तो देखो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इसीलिए अर्थों का डाइपोल मोमेंट मेटा से ज्यादा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये कम होने से डाइपोल मोमेंट कैसे ज्यादा हो गया। फिजिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर हैं F1 या F2 या दो फोर्स हैं वेक्टर के साथ F1 F2 या कुछ भी हो, इनके बीच में अगर एंगल थीटा हो तो नेट रिजल्टेंट कैसे निकलता है? आपने यहाँ पर नेट रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ऐसा कुछ पढ़ा है फॉर्मूला? शायद पढ़ा हो लेकिन अब नहीं याद आ रहा होगा, वो बात नहीं। जी सर। पढ़ा है तो। वेक्टर में ऐसा फॉर्मूला होता है। अब इसमें तुम अगर देखो कि ये चीज ज्यादा कब आएगी, ये चीज ज्यादा तब आएगी क्योंकि यहाँ तो प्लस है, जब ये चीज ज्यादा आएगी, जब ये चीज क्या आएगी ज्यादा। और कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल क्या हो लोएस्ट। आप खुद चेक करो, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, और कॉस 90 जो होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। मतलब एंगल अगर बढ़ाओगे तो कॉस की वैल्यू कम होगी। इसी वजह से यहां पर बोला गया कि एंगल कम होगा तो ये पूरी वैल्यू ज्यादा होगी, और पूरी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये पूरा ज्यादा होगा। सर ये क्यों फॉर्मूला लगा रहे हो? क्योंकि ये भी तो वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर है, बात खत्म। इसलिए तुम ये रूल लगा सकते हो। इसलिए तुमको पता होना चाहिए कि अगर एंगल कम हो दो डाइपोल के बीच में तो उनका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है। तो अगर ये बेंजीन वाला केस में देखूं तो बेंजीन में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट अर्थो पोजीशन पे, फिर मेटा पे, और सबसे कम पैरा पे, क्योंकि पैरा में तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़े डाइपोल मोमेंट के कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ बनने लग जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन कर नहीं सकते हो, क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो, सिंपल होते हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं होते। हाँ यार थोड़ी सी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बनता है। ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार रखो, ये डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आता ही आता है। उम्मीद करता हूं कि डाइपोल मोमेंट का थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आया होगा। डाइपोल मोमेंट किसी भी डाइपोल के एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होती है डिबाई। डाइपोल मोमेंट जिसका जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पोलैरिटी आएगी। डाइपोल मोमेंट अगर 0 है तो वो नॉन पोलर होगा और सिमेट्रिकल भी होता है। डाइपोल मोमेंट से हम सिमेट्री चेक कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट से हम पोलैरिटी चेक कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट के जो क्वेश्चन आते थे वो भी मैंने आपको थोड़े बहुत एक्सप्लेन किए। अब इसके बाद एक हेडिंग है दैट इज नोन एज लैटिस एनर्जी। पिछले लेक्चर में आपने जब पढ़ा था तो उसमें लैटिस एनर्जी छूट गया था। आपने ये पढ़ा था कि आयनिक नेचर होने के लिए लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी कहते किसको ये समझ लो पहले। निकालेंगे कैसे वो हम आपको थर्मोडायनामिक्स में सिखाएंगे। निकालते इसको बॉर्न हाइबर साइकिल से, लेकिन अभी लैटिस एनर्जी समझो कि जब कोई आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड, अब आयनिक कंपाउंड कैटायन और एनायन के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं। और आपको मालूम भी है यार ये बॉन्ड स्ट्रांग भी होता है, ये भी मालूम है कि ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो नियम ये कहता है कि अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड में, और कितना लेके चलो 1 मोल, 1 मोल आयनिक सॉलिड तुम लो, मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड है दैट शुड बी इन अ सॉलिड स्टेट। 1 मोल आयनिक सॉलिड को समझिएगा, 1 मोल आयनिक सॉलिड को जब तुम कन्वर्ट करते हो, किस में कन्वर्ट करते हो, गैसियस कैटायन एंड गैसियस एनायन। जब गैसियस कैटायन और गैसियस एनायन में कन्वर्ट करते हो तब जितनी एनर्जी मेरा प्यारा बच्चा क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो आप बोलोगे कि लैटिस एनर्जी जो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक या कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयंस। कंस्टिट्यूएंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी से मिलकर बना हुआ था। तो इसी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम बोलेंगे कि लैटिस एनर्जी हो गया। अब तुम खुद समझो, बॉन्ड अगर स्ट्रांग होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा लगेगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए, इसीलिए लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए जैसे बॉन्ड स्ट्रांग हो। लैटिस एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ आयन के, सीधी बात है। अगर चार्ज ऑफ आयन ज्यादा है, मतलब अगर मैं कहूं NaCl
और मैं कहूँ एनजीओ, मैं पूछूं कि भैया क्वेश्चन दूं कि किसकी लैटिस एनर्जी हाई है, आप लैटिस एनर्जी बताइए किसकी हाई। तो आप तुम खुद देखोगे कि यहां पर लैटिस एनर्जी देखोगे, इस पे चार्ज +1 -1 है और इस पे चार्ज +2 -2 है। तो जब ज्यादा चार्ज साइज भी छोटा, तो इस वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ आयन के, और साइज के इनवर्सली पर, साइज छोटा होगा तभी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी की एक डेफिनेशन भी समझ लो, लैटिस एनर्जी का मतलब 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसेस कंस्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तुमने 3 पॉइंट समझे, तुमने फैजान रूल सीखा, तुमने यहाँ पर लैटिस एनर्जी सीखा और तुमने डायपोल मोमेंट सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं।